हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज की ऑनलाइन वेब पोर्टल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नए एनर्जी के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास को। क्या आधुनिक भारत के इतिहास को, जैसा कि हमने बताया था कि 15 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से लेट स्टार्ट हुआ, जो कि आज 18 नवंबर है। लेकिन फिर भी हम लोग उसी क्रम में आगे की तरफ बहुत तेजी से बढ़ते हुए चलेंगे। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में बात करेंगे, मॉडर्न इंडिया। ठीक, क्या मॉडर्न जो हिस्ट्री है उसके बारे में, आज आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग 1707 से स्टार्ट करेंगे। हमने बताया था कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 से आधुनिक भारत के इतिहास का प्रारंभ हो जाता है और ये चलेगा आजादी तक, 1947 तक। लेकिन मॉडर्न जो इंडिया है, आधुनिक भारत का जो इतिहास है, इसका जो समय है कब से, 1707 से लेकर के, क्या 1707 ईस्वी से लेकर के जो 1947 के बीच का समय है, इसके हम दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। कितने भागों में? हम दो पार्टों में बांट करके पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं आधुनिक भारत के इतिहास को हम दो पार्टों में कैसे बांट कर पढ़ेंगे, थोड़ा सा बस संरचना को समझना है। ठीक, ये 1701 जो 7 है, ठीक, इसको 1707 से लेकर एक 1885 तक, जब तक कांग्रेस का गठन नहीं हो जाता है। ठीक, कहीं कहीं 1857 की क्रांति से यही मान लिया जाता है, लेकिन ये 1885 है। और दूसरा जो हम पढ़ते हैं, ये 1885 के बाद से लेकर के कहां तक, 1885 के बाद से लेकर देश की आजादी 1947 तक। ठीक, ये पढ़ते हैं। 1707 से 1885 के बीच जो हम पढ़ते हैं, ये होता है आधुनिक भारत के इतिहास। क्या? आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक, आधुनिक भारत के इतिहास के अंदर हम पढ़ते हैं। और 1885 के बाद ये जो पढ़ा जाता है, ये भारतीय स्वतंत्रता, ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता जो आंदोलन है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। क्या हमने देखा, आधुनिक भारत के इतिहास 1707 से स्टार्ट होता है और आजादी 1947 तक चलता है। इसको हम दो पार्टों में बांट करके पढ़ते हैं। पहला 1707 से लेकर 1885, जिसको आधुनिक भारत का इतिहास कहते हैं। और इसके बाद आधुनिक भारत के इतिहास में ही 1885 से 1947 के बीच की जो तिथि है, इसको हम भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष आंदोलन के नाम से जानते हैं। उसके बारे में हमको लोग पढ़ते हैं। 1885 भी भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण तिथि है, जिसमें कांग्रेस का गठन होता है। ठीक, और कांग्रेस के गठन से ही ये लेकर के जो कांग्रेस पार्टी है, उसके गठन से ये दोनों बढ़ जाते हैं इतिहास। ठीक, तो हम यहाँ तक आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम प्रवेश करेंगे, यानी 1707 ईस्वी से प्रवेश करेंगे, जहां औरंगजेब की मृत्यु हुई और उत्तरवर्ती मुगल सम्राट इसके बाद आए, जहां मुगल साम्राज्य एक पतन की तरफ बढ़ करके बहुत कमजोर हो चुका था। ठीक, तो चलिए आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में प्रवेश करते हैं और देखेंगे इसमें आधुनिक भारत के इतिहास के प्रवेश में क्या। आधुनिक भारत के इतिहास के प्रवेश में सबसे पहले जो स्थिति आती है, वो आता है मुगलों का पतन। क्या आता है? मुगलों का पतन आता है। कि आखिर आधुनिक भारत के इतिहास में औरंगजेब के बाद क्या ऐसी स्थितियां थी कि जो कमजोर पड़ गया मुगल साम्राज्य, जो कि एक शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था। थोड़ा सा ध्यान देने योग्य यहां पर ये बातें हैं कि अकबर के बाद से जितने भी बादशाह हुए, चाहे वो जहांगीर हो, चाहे शाहजहां हो, चाहे औरंगजेब हो, आपने देखा होगा कि जहांगीर ज्यादातर उसने विवाह शादी और एक तरफ से कह लीजिए तो ऐसी प्रवृत्ति के होने के नाते ज्यादातर उसका जो झुकाव रहा राजपाट की तरफ का बहुत कम ध्यान गया और ज्यादातर शासन पद्धतियों पर उसने लगाम नहीं लगा पाया। और बहुत कुछ वैसे उन्होंने अपने सीमाओं को विस्तृत करने के लिए भी बहुत ज्यादा अभियानों को अंजाम नहीं दिया जितना अकबर ने दिया था। ठीक, बाबर के बाद जो कुछ भी हुमायूं ने जितना संघर्ष किया अपने जीवन में, उसके बाद अकबर ने जितने अभियान चलाए, उसी को जहांगीर ने आगे बढ़ाया। इसके बाद का जो बादशाह आता है शाहजहां, आपने देखा होगा कि वो शुरू से ही विवाह करके, इसके बाद 14 बच्चे हुए उसके। ठीक, विवाह करके और वो
दूसरे ही तरफ अपने प्रेम लीला में मग्न रहा करता था। फिर इसके बाद उसने 22 साल गुजार दिए ताजमहल को बनाने में और तमाम तरीके के स्थापत्य कलाओं का निर्माण करवाने में, अपनी याद में, कभी कहीं बेटी की याद में, इन सारी चीजों में रह गया। फिर उसकी तबीयत खराब होती है, फिर उसके बेटों में उत्तराधिकार का युद्ध हो जाता है। यानी एक तरफ से जो बादशाह हैं उनका शासन की तरफ ध्यान कम रहा है, ठीक, और ज्यादातर वो ऐसे प्रवृत्ति के होने के नाते अपनी भोग विलासता में अपना समय गुजारते, ठीक। तो बाद में उत्तराधिकार का युद्ध होने के नाते शाहजहां के बाद उसके बेटे ने कई ज्यादा समय तक युद्ध लड़े। लास्ट में औरंगजेब विजयी हुआ और इसके बाद सभी भाइयों को खत्म करके अपने स्वयं राजगद्दी पर आया। फिर वैसा कोई औरंगजेब के मरने के बाद भी औरंगजेब के जो 5 पुत्र हुआ करते थे उसमें से एक जो अकबर द्वितीय था, एसएससी की परीक्षा में पूछा जा चुका है, अकबर द्वितीय का किसका लड़का था? तो अकबर हुमायूं का लड़का था, लेकिन अकबर द्वितीय औरंगजेब का लड़का था। एसएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो औरंगजेब के भी 5 बेटे हुआ करते थे, सुल्तान और अकबर द्वितीय, इनकी मृत्यु हो गई थी। 3 ही बचे थे, एक मुअज्जम बचा था और एक आजम बचा था और एक बचा था कामबख्श। मुअज्जम, आजम और कामबख्श, यही 3 बचे हुए थे जो अलग अलग जगहों के सूबेदार हुआ करते थे। तो जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो ये 3 भाई जो बचे हुए थे, ठीक, आजम, कामबख्श और मुअज्जम, इनके बीच युद्ध हो गया, ठीक। और जब युद्ध हुआ तो लास्ट में मुअज्जम जो है सबको पराजित करके बहादुर शाह प्रथम, जो बहादुर शाह प्रथम की उपाधि से अगला सुल्तान बनता है 1707 में और 12 तक रहेगा। ये जब अपने समय में बादशाह बना तो बहुत बूढ़ा हो चुका था। तो बूढ़ा होने के नाते सही से इसने भी शासन पर एक तरीके से ध्यान नहीं दे पाया और शासन पर ध्यान न देने के पाने के कारण, और वैसा कोई योग्य शासक इसके पहले नहीं था, इसी किसी तरह अपने भाइयों से लड़ करके अपने सिंहासन को पाया था। दूसरी तरफ से इसके समय में जो प्रांत हमने बताया था कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों के जो सूबा हुआ करते थे, प्रांत हुआ करते थे, वो करीब 22 पहुंच गए थे, 21-22, ठीक है। काबुल, कांधार और लगभग 12 से 14 तक उत्तर भारत में रहा करते थे और दक्षिण भारत में लगभग 6 प्रांत थे। तो बहुत बड़े प्रांत होने के नाते इसने भी बूढ़ा होने के नाते ज्यादा कुछ देखभाल नहीं कर पाया। तो इसके अगले उत्तराधिकारी बहुत कम समय तक जो शासन किए हैं, तो इसीलिए इसको बूढ़ा बादशाह या साहे बेखबर कहा जाता है। साहे बेखबर का मतलब जिसको शासन से कोई मतलब उसको कुछ बिना चिंता फिकिर का है, उसको कोई बिना खबर ही नहीं है, तो इसीलिए इसको बूढ़ा बादशाह या साहे बेखबर कहते हैं, ठीक। तो मुगलों का यही रहा कि उसने शासन पद्धति पर ज्यादातर ध्यान उतना नहीं दिया, क्योंकि शाहजहां स्थापत्य कला और प्रेम लीलाओं में अपने रह गया, इसके बाद भोग विलासता में रह गया। उसके बाद जो औरंगजेब आया उसने भी अपने भाइयों का कत्ल करके किसी तरह सिंहासन पर बैठा और उसने भी ज्यादातर अपना जो जीवन है अधिकतर दक्षिण भारत के अभियानों पर लगा दिया। अरे 1658 ईस्वी में उसने तो कहां पर, दिल्ली के लाल किला में, यहाँ आगरा में, और 59 में दिल्ली के लाल किला में अपना राज्याभिषेक करवाया और शासक बना। फिर 1680 में ही उसने अभियान, उसके पहले भी अभियानों को अंजाम देता रहा। फिर 1680 से फिर अभियान पर चला गया और दक्षिण भारत में गया। लगभग 30 से 31 सालों का समय गुजार करके उसने दक्षिण भारत में ही, वहीं उसकी कब्र में अपने वहीं विलीन हो गया, ठीक। तो उसने भी ज्यादातर जो शासन पद्धति है बस वो इस्लामिक देश बनाना चाहता था, एक कट्टरवादी था, सुन्नी कट्टरवादी मुसलमान होने के नाते उसने भी अपने साम्राज्य को पूरी तरीके से विस्तार तो करना चाहा, लेकिन उतनी तरीके से उसको बना नहीं पाया। फिर आने वाले में उसके उत्तराधिकारी भी जो हुए, इसी प्रकार युद्ध लड़ते हुए धीरे धीरे मुगल साम्राज्य एक पतन की तरफ जा रहा है और 1857 की क्रांति के बाद मुगल साम्राज्य का पूरा पतन हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग उसी मुगल बादशाह के बारे में पढ़ेंगे। उत्तरवर्ती मुगल सम्राट इसको बोलते हैं। इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे उसको पहले मुगल काल में उसको 5 मुख्य हैं। कौन? बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा अकबर का बेटा जहांगीर का बेटा शाहजहां के बाद औरंगजेब, ठीक। अब औरंगजेब के ही बेटे आगे उत्तरवर्ती मुगल सम्राट कहलाते हैं, क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास में हम 1707 के बाद से पढ़ते हैं। तो उसके बाद, उत्तर का मतलब यहाँ बाद से है, उसके बाद के, यानी मुगल के बाद से जो बादशाह बने ये उत्तरवर्ती मुगल सम्राट कहलाते हैं, जिसमें हम लोग आज पहली बार पढ़ेंगे मुअज्जम के बारे में,
जो मुअज्जम हुआ करता था उसी को बहादुर शाह प्रथम की उपाधि से उसने अपने शासन को संभाला, जिसे बूढ़ा बादशाह या शाही बेखबर कहा जाता है। तो आइए देखते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में पहला हेडिंग होगा मुगलों का पतन। ठीक, मुगलों का पतन। हमने इसमें मुगलों का पतन, मुगलों का पतन, मुगलों का क्या पतन, मुगलों का जो पतन है इसको हमने अभी बताया कैसे कैसे क्या हुआ। थोड़ी सी और कहानी लिखना है। मुगलों का पतन लिखेंगे इसमें, मुगलों का पतन लिखिएगा इसमें नीचे। औरंगजेब आलमगीर, औरंगजेब आलमगीर, औरंगजेब, औरंगजेब आलमगीर, औरंगजेब आलमगीर। जो औरंगजेब था इसके जो बेटे हुआ करते थे थोड़ा सा उनको देखेंगे हम लोग। पहला था मोहम्मद सुल्तान। क्या? मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद सुल्तान। ठीक, मोहम्मद सुल्तान था। दूसरा लिखेंगे अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय। ठीक, तीसरा को लिखेंगे इसमें मुअज्जम, मुअज्जम, मुअज्जम। चौथा लिखेंगे हम इसमें मोहम्मद, सब में मोहम्मद रहेगा, ये मोहम्मद अकबर द्वितीय, मोहम्मद मुअज्जम। इसके बाद लिखेंगे मोहम्मद आजम। ठीक, फिर जो पांचवा पुत्र रहा वो था मोहम्मद कामबख्श, कामबख्श, कामबख्श। ठीक, तो जो मोहम्मद सुल्तान हुआ करता था ए और अकबर द्वितीय, यहाँ आगे लिख लेंगे इनकी पहले ही मृत्यु हो गई थी, इनकी पहले ही मृत्यु हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। यानी 1707 औरंगजेब का जो समय रहा ये 1659 से मान लेते हैं, 58-59, फिर 1707 तक। ठीक, 58 निकल लीजिए, 1707 तक। ठीक, औरंगजेब का जो समय रहा इसमें मोहम्मद सुल्तान और अकबर द्वितीय औरंगजेब की मृत्यु के पहले ही मृत्यु हो गई थी। अब जो तीन बचे थे, जो तीन बचे थे इसमें जो मुअज्जम हुआ करता था एक काबुल का, कहाँ का? काबुल का, काबुल। और जो आजम हुआ करता था एक गुजरात का, गुजरात का। और जो कामबख्श हुआ करता था एक बीजापुर, बीजापुर। ठीक, आगे तीनों को लिखेंगे ए औरंगजेब, औरंगजेब के समय, के समय सूबेदार थे, सूबेदार। सूबा का मतलब प्रांत और वहां का जो अधिकारी हुआ करता था प्रांत को देखने वाला सूबेदार कहलाता था। ठीक, ये औरंगजेब के सन थे, पुत्र। यहां लिख लीजिएगा ये औरंगजेब के क्या थे? पुत्र थे। ठीक, पांचों पुत्र हैं और पांचों में दो की मृत्यु पहले हो गई, मोहम्मद सुल्तान की और अकबर द्वितीय की। तीनों बचे मुअज्जम को, आजम को और कामबख्श को। ठीक, मुअज्जम काबुल का क्या हुआ करता था? मुअज्जम काबुल का सूबेदार था, आजम गुजरात का सूबेदार हुआ करता था औरंगजेब के समय में, अपने पिता के समय में, और कामबख्श बीजापुर का हुआ करता था। ठीक, और उस समय जो प्रांत हुआ करते थे, सूबा हुआ करता था। सूबा का मतलब प्रांत से है। ठीक, जो सूबा है, सूबा का मतलब प्रांत से है। ठीक, एक प्रांत हुआ करता था क्या? काबुल और कांधार, काबुल और कांधार अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से। ठीक, और 14 हुआ करते थे उत्तर भारत के, उत्तर भारत, 14 उत्तर भारत में, 6 कहां पर? दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत। ठीक, इतने थे। ठीक, अब इसी को लेकर के मुगल साम्राज्य चल रहे थे। 14, 26, 21, 22 जो भी थे, कल हमने औरंगजेब के पिछली कक्षाओं में बता दिया। इसी को लेकर के अब औरंगजेब की जब मृत्यु होगी 1707 ईस्वी में, तो इन तीनों भाइयों में मुअज्जम, आजम और कामबख्श, इन तीनों के बीच शासन करने के लिए, मुगल शासन की पूरी राजगद्दी को प्राप्त करने हेतु क्या हो गया? झगड़ा हो गया। ठीक, जब झगड़ा हुआ तो अब युद्ध होगा। तो आगरा के बीच में ही एक पड़ता है। ठीक, आगरा के बीच में जो धौलपुर है, आगरा और धौलपुर, ठीक, दोनों के बीच में, लगभग धौलपुर गुजरात के साइड में है,
वहां पर आगरा और धौलपुर के बीच एक जज्जाऊ पड़ता है, स्थान है जज्जाऊ, जजाओं का युद्ध हुआ। ठीक, जजाऊ नामक स्थान है, वहां पर युद्ध हुआ। ठीक, युद्ध हुआ किन के बीच हुआ, तो नीचे ही लिखेंगे, पहले हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे 1707 ईस्वी, 1707 ईस्वी उत्तराधिकार का युद्ध है। ठीक, 1707 ईस्वी लिखिएगा, इसमें लिखेंगे जजाओं का युद्ध, जजाऊ, ये स्थान है जजाओं का, जजाओं का युद्ध, जजाओं का युद्ध। जजाओं कहाँ पड़ता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो जजाऊ है आगरा और धौलपुर के मध्य पड़ता है, कोष्टक में नीचे लिख लेंगे आप। जजाओं का जो युद्ध है ये आगरा और धौलपुर के बीच में पड़ता है। ठीक, ये दो लोगों के बीच हुआ, लिखेंगे दो लोगों के बीच हुआ। ठीक, किन के बीच हुआ, एक तरफ लिखेंगे मुअज्जम और दूसरी तरफ लिखेंगे इसमें हम आजम। ठीक, मोहम्मद आजम और मोहम्मद मुअज्जम के बीच हुआ, और परिणाम क्या निकला कि इसमें मुअज्जम जो था ये विजयी हुआ, और ये क्या था, आजम क्या हुआ, पराजित हुआ। नोट कर लेंगे, ये पराजित हुआ और ये विजयी हुआ, विजयी हुआ। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, जजाओं के युद्ध में जो मुअज्जम लड़ा है इसी का उपनाम हुआ करता था, मुअज्जम का ही उपनाम हुआ करता था, क्या, शाह आलम, क्या, शाह आलम। यही आगे बहादुर शाह प्रथम के नाम से क्या बनेगा, शासक। ठीक, जजाओं का युद्ध हुआ, उत्तराधिकार का युद्ध है, किसके लिए, अपने औरंगजेब अपने पिता की गद्दी को प्राप्त करने के लिए। तो मुअज्जम और आजम, काबुल का जो सूबेदार था और गुजरात का जो सूबेदार था, दोनों आपस में जजाओं का युद्ध लड़े, और युद्ध जब लड़े तो मुअज्जम इसमें क्या हुआ, विजयी हो गया, जीत गया, और आजम को खत्म कर दिया मार करके। मोहम्मद आजम चले गए, अब बचा कौन भाई, कामबख्श। तो 1709 ईस्वी में कामबख्श को भी मुअज्जम ने क्या किया, जो शाह आलम था मुअज्जम, इसने भी मरवा दिया। नीचे लिखेंगे आप स्टार बना करके, नीचे लिखिए 1709 ईस्वी में, स्टार बनाकर लिखिए 1709 ईस्वी में मुअज्जम ने कामबख्श जो बीजापुर का सूबेदार था, कामबख्श जो बीजापुर का सूबेदार था, अपने भाई की भी, उसकी भी हत्या करवा दिया, उसकी भी हत्या करवा दी। यानी 1709 ईस्वी में कामबख्श को मुअज्जम ने क्या किया, मरवा दिया। और अब बचा कौन, अकेले मुअज्जम। ठीक, कहाँ का सूबेदार था मुअज्जम, काबुल का। अब वो क्या करेगा, पूरे मुगल साम्राज्य पर शासन करेगा। उसका नाम और क्या था, एक उपनाम, शाह आलम। ठीक, उपनाम, ये शाह आलम का क्या नाम था, उपनाम था। ठीक, उपनाम लिख लेंगे, उपनाम शाह आलम। ठीक, अब यही शासन करेगा शाह आलम प्रथम, या इसी को बोलते हैं बहादुर शाह प्रथम, जो 1707 से लेकर के 1712 ईस्वी तक लगभग 5 सालों तक शासन करेगा। चलिए आइए देखते हैं इसमें हम, ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं और इसको जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारा इतिहास इन्हीं सब चीजों से क्या लेता है, मोड़ लेता है। तो ये मुगलों के पतन की लगभग कहानी रही है, जिसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तरवर्ती मुगल सम्राटों के बारे में। क्या, उत्तरवर्ती मुगल सम्राटों को, जिसको लेकर के हम लोग कहां तक चलेंगे, 1857 की जब तक क्रांति नहीं हो जाती है तब तक चलेंगे। तो अब आगे हेडिंग डालेंगे, उत्तरवर्ती मुगल सम्राट, उत्तरवर्ती मुगल सम्राट, मुगल सम्राट, उत्तरवर्ती मुगल सम्राट। ठीक, उत्तरवर्ती मुगल सम्राट देखेंगे हम इसमें। उत्तरवर्ती मुगल सम्राट, ये जो समय चला है उत्तरवर्ती मुगल सम्राटों का, ये नोट कर लेंगे, 1707 से लेकर 1857 तक चला। ठीक, 1857 ईस्वी तक, 1707 से लेकर 1857 ईस्वी तक। इसमें अब पहले शासक के बारे में हम बात करेंगे, लिखेंगे बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम, या इसी को कहा जाता था
शाह आलम प्रथम, शाह आलम प्रथम, शाह आलम प्रथम, या इसी का नाम था क्या, मुअज्जम, मुअज्जम। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक, बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम, मुअज्जम। ठीक, जिसका समय था, समय नोट कर लेंगे इसका, 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक ये राजगद्दी पर रहा। और ध्यान दीजिएगा, जब ये राजगद्दी पर बैठा तो इसकी जो आयु थी, लिखेंगे सिंहासन, सिंहासन पर यह 63 वर्ष की आयु में बैठा, आयु में बैठा। 63 वर्ष की आयु में इसने क्या किया था, सिंहासन पर बैठा था। कौन, बहादुर शाह प्रथम। तो अब 63 साल समझ सकते हैं कि लगभग बुढ़ापे की तरफ आ गया था। तो इसने राजपाट पर ध्यान नहीं देता था, ठीक, और न ज्यादा इसका ख्याल ही रहता था। इसीलिए इसको क्या कहा जाता था, 63 वर्ष की आयु में जब बैठा, तो इसी वजह से, आगे लिखेंगे इसी वजह से, इसी वजह से, इसी वजह से इसे बूढ़ा बादशाह, क्या, बूढ़ा बादशाह, बूढ़ा बादशाह कहा जाता था, कहा जाता था। और बूढ़ा हो गया था तो इसने ज्यादातर शासन प्रशासन पर भी ध्यान नहीं दिया, ठीक, शासन वगैरह पर भी ध्यान नहीं देता था। ठीक, लिखेंगे शासन पर सही तरीके से, तरीके से, सही तरीके से, सही तरीके से, लिखेंगे शासन पर सही तरीके से ध्यान न होने के कारण, न होने के कारण, न होने, न होने के कारण इसे, इसे साहे ए बेखबर कहा जाता है, साहे ए बेखबर, ए बेखबर कहा जाता है, साहे ए बेखबर, जिसके मतलब कोई भी खबर ना हो, बेखबर कहा जाता है, कहा जाता है, जिसे साहे ए बेखबर कहा जाता है। यानी इसको, इससे कोई ज्यादा चीज मतलब ही रहेगा, रहा ही नहीं, इसीलिए इसको कहा गया साहे ए बेखबर, बेखबर, यहाँ बेखबर। ठीक, अब सही हो गया, नोट कर लीजिएगा, साहे ए बेखबर कहा जाता था क्योंकि इसका शासन पर ध्यान ही नहीं था उस उम्र में। आगे की तरफ हम लोग लिखेंगे इसमें स्टार बना करके, इसने गुरु गोविंद सिंह के साथ, और ध्यान दीजिएगा, पहले लिख लीजिए तब बता रहे हैं कहानी, इसे, इसने गुरु गोविंद सिंह के साथ, इसने गुरु गोविंद सिंह के साथ, गुरु गोविंद सिंह के साथ, गुरु गोविंद सिंह, ठीक, सिखों के क्या, 10वें गुरु, कोष्टक में लिख लेंगे सिखों के 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु, 10वें गुरु, ठीक, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि, संधि करके मेल मिलाप, मेल मिलाप की नीति अपनाई, की नीति अपनाए, अपनाए, की नीति अपनाए। ठीक, जो गुरु गोविंद सिंह थे, इसके पहले जो 90 गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, औरंगजेब ने उनको इस्लाम धर्म बनाने के लिए कह रहा था, लेकिन वो सिख संप्रदाय बनाए हुए थे। वो अपने धर्म को कट्टरता से पालन करना चाहते थे, लेकिन जो औरंगजेब था वो धर्म पाखंडों को क्या कर रहा था, उसका विरोध कर रहा था, उनपे रोक लगा रहा था।
तो वो चाहता था कि ये इस्लाम स्वीकार कर लें और हमारे रहने भर में कोई भी नहीं, इसीलिए उसको जिंदा पीर कहा जाता है। तो उसने उनको कुछ लोग बताते हैं कि गुरु तेग बहादुर की उसने हत्या करवाया, कुछ लोग बताते हैं कि उसको जलती हुई कढ़ाई के तेल में छनवा दिया था, ठीक, औरंगजेब ने। तो उसके बाद जो गुरु गोविंद सिंह थे, इनके पहले गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया, अपने ही समय में, औरंगजेब तब जब था इनके समय में, गुरु गोविंद सिंह ने जब इनके पहले 90 गुरु को मरवाया तो ये बने 10वें गुरु। गुरु गोविंद सिंह ने अपने समय में ही गुरुओं का जो पद हुआ करता था इसको समाप्त कर दिया कि आने वाले समय में जो ये मुगल शासन के लोग हैं इस पे कोई हत्था न जमा पाए, यानी हमारे मरने के बाद। गुरु गोविंद सिंह के बाद जब औरंगजेब का बेटा यही मुअज्जम शाह आलम प्रथम जब हुआ तो इसने कहा कि ठीक है, हम लोग संधि करके मेल मिलाप कर लिया, मेल मिलाप की नीति अपनाई, क्योंकि इसको अभी आगे तक शासन करना था और पीछे जो दक्षिण भारत में मराठा वगैरह थे इनको भी पराजित करना था। मराठा बार बार मुगल साम्राज्य पे जब देखे कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई है तो वो अभी आक्रमण कर रहे हैं, लूटने में हर जगह बढ़ रहे हैं, ठीक, तो इसको भी नीति अपनानी थी। और ये बूढ़ा हो गया था तो इसलिए इसने उसको कहा कि आइए दोस्ती कर लेते हैं। वो जो बाप दादे की ये लोग कहते हैं ना, आने वाली पीढ़ियां जो होती हैं, पहले की जो एक दो पेड़ पुस्तों की मतलब झगड़ाएं होती हैं उसको समाप्त करके कहते हैं आइए हम लोग अपने नए तरीके से जिए और समझे। तो वो चीजें हैं। गुरु गोविंद सिंह ने नीति अपना ली, नीति अपनाई और संधि कर ली इनसे। तो गुरु गोविंद सिंह की जो मृत्यु हुई 1708 ईस्वी के बाद, ठीक, कब, 1708 ईस्वी के बाद, तो इन्हीं का एक सेनापति हुआ करता था बंदा सिंह बहादुर, ठीक, जो आर्मी बनी थी इनके पहले गुरु हरगोविंद सिंह बनाए थे। तो उसके पहले गुरु हरगोविंद सिंह ने जो इसको बना करके दिया था जब अर्जुन देव की हत्या हुई थी, ठीक, तो गुरु हरगोविंद सिंह के समय से ही जो उनके पास सिखों के पास आर्मी सेना, उनकी सेना खुद की होती थी, स्वयं भर्ती करते थे, उसको उसका सेनापति जो हुआ करता था बंदा सिंह बहादुर हुआ करता था, ठीक। तो अभी बंदा सिंह बहादुर से संबंधित आगे की कहानियां हैं तो उसको आगे देखा जाएगा, यहाँ जानते रहिएगा। नीचे लिखेंगे मेल मिलाप की नीति अपनाई, क्या मेल मिलाप की नीति में क्या अपनाई, आगे की तरफ लिखेंगे। इसमें हम मेल मिलाप की नीति लिखेंगे। पहला इसमें बुंदेला सरदार जो बंदा सिंह बहादुर, पहले एक चीज ये भी यही लिख लीजिएगा, लिखेंगे बुंदेला सरदार, बुंदेला सरदार, बुंदेला सरदार, बुंदेला जो सरदार छत्रसाल के साथ शाह आलम ने मेल मिलाप की नीति अपनाई, ठीक। हमने बताया था कि औरंगजेब के समय में बुंदेलखंड से जो बुंदेला क्षेत्र था, ठीक, बुंदेला का विद्रोह हुआ था, ठीक, बुंदेला का विद्रोह हुआ और जो बुंदेला के सरदार हुआ करते थे महाराजा छत्रसाल, इसने ही स्वतंत्र, जब औरंगजेब दक्षिण भारत के अभियानों पर चला गया 80 के बाद, तो इसने ही बुंदेलखंड में जो सरदार छत्रसाल हुआ करते थे, ठीक, इसने क्या किया, स्वतंत्र बुंदेलखंड एक प्रांतीय शासक वहां का बना और उसकी स्थापना की, ठीक। दूसरा लिखेंगे इसमें भरतपुर के जाट शासक कौन हो गया था, चूड़ामन। पहले तो चूड़ामन था, पहले गोकुल जाट था, फिर राजा राम हुआ, फिर चूड़ामन हो गया। लिखेंगे भरतपुर के जाट शासक, भरतपुर के जाट शासक चूड़ामन, ये राजा राम का क्या हुआ करता था, भतीजा, ठीक, चूड़ामन, भरतपुर के जाट शासक चूड़ामन के साथ संधि के साथ मेल मिलाप किया, कौन, ये अपने पिता के द्वारा, जो उनके पिता के समय में अलग अलग बट गए थे, स्वतंत्र हो गए थे, तो उनको क्या किया, उनको मेल मिलाप किया, अपने में मिलाया, ठीक।
लिखेंगे चूड़ामन। इसने सिखों के खिलाफ मुगलों की सहायता की। जो भरतपुर हुआ करता था ये राजस्थान दिल्ली तक के क्षेत्रों तक था, तो ऊपर पंजाब भी था, इसलिए जो भरतपुर का जाट शासक चूड़ामन हुआ करता था वो वहां अपने साम्राज्य को विस्तारित करना चाहता था, इसलिए वो सिख संप्रदाय जो पंजाब में था उनसे जला करता था, इसलिए उसने मुगलों के खिलाफ सहायता की कि मतलब अगर मुगल उनको खत्म कर देते हैं तो सिखों का पूरा साम्राज्य हमें प्राप्त हो सकता है, इसलिए वहां भी सिखों के खिलाफ इसने क्या किया, चूड़ामन जो भरतपुर का जाट शासक हुआ करता था, जाट एक बिरादरी आज भी है राजस्थान के क्षेत्रों में, ठीक, राजस्थान हरियाणा के क्षेत्रों में जाट शासक आज भी होते, ठीक, जाट हैं गुर्जर हैं। आगे की तरफ इसमें हम लिखेंगे स्टार बनाकर 1609 ईस्वी, 1609 ईस्वी, ठीक, लिखेंगे इसमें औरंगजेब साहू जी को कैद कर दिल्ली लाया था, ठीक, जिसे इसने रिहा कर दिया, अब ध्यान दीजिएगा 1609 में नहीं लाया था, औरंगजेब उसके पहले लाया था, किसको, शिवाजी का जो पौत्र हुआ करता था, शिवाजी का कौन पौत्र था, साहू जी, ठीक, शिवाजी का पौत्र, यहाँ ऊपर लिख लेंगे कहीं, शिवाजी का क्या था, पौत्र था। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि 1609 ईस्वी थी, क्या 1609 ईस्वी में क्या किया, औरंगजेब जो साहू जी को कैद कर दिल्ली लाया था, जिसे इसने रिहा कर दिया, शाह आलम ने क्या किया, उसको शिवाजी के जो पुत्र साहू जी हुआ करते थे, ठीक, उसको क्या कर दिया, रिहा कर दिया, ठीक, किसने, शाह आलम प्रथम ने। आगे की तरफ लिखेंगे बहादुर शाह प्रथम ने इसे मुक्त या रिहा कर दिया, ठीक, आगे की तरफ लिखेंगे खेड़ा का युद्ध, क्या, खेड़ा का युद्ध, खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी, ठीक, ये मराठाओं का युद्ध है 1707 ईस्वी, इसी के समय में हुआ। अभी हमको फिर पढ़ना पड़ेगा मराठा में भी खेड़ा का युद्ध, कहानी हम लोग वहीं देखेंगे, बस यहाँ लिख लीजिए खेड़ा का युद्ध 2 लोगों के बीच हुआ, ठीक, लिखेंगे